नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो इंडियन पॉलिटी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका चैप्टर नंबर उच्च न्यायालय का पार्ट 2 देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, इनमें से कहीं नहीं। तो देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के आचरण पर बहस इनमें से कहीं नहीं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से इनको हटाने के लिए पारित करवाना पड़ता है। ठीक है, यदि न्यायाधीश कदाचार एवं अस्पर्धता में लिप्त पाए जाते हैं तभी इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी पड़ती है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर बताए आपको कि 2/3 बहुमत से लोकसभा तथा राज्यसभा से इसको पारित करवाना पड़ता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें कदाचार से भी हटाया जा सकता है। यदि वे कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं तब भी हटाया जा सकता है। यदि वे असमर्थता व्यक्त करते हैं तब भी उन्हें हटाया जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, लेकिन हटाने के लिए इनको संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा से अलग अलग विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ता है, तब जाके इनको हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? अधिकतम उम्र सीमा क्या है? उच्च न्यायालय की पूछ रहा है तो 62 वर्ष। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 62 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के पूछ रहा है। भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? राज्य के उच्च न्यायालय, जिस राज्य के वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उसी राज्य की संचित निधि से उनको वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन उनको भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपसे वेतन भत्ते के बारे में पूछ रहा था तो वेतन भत्ते उनको उस राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर अन्ना चंडी, कार्नेलिया सोराबजी, दुर्गा बनर्जी, लीला सेठ। तो कौन हो जाएगा? ये अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जी सर्वप्रथम 1959 में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, अन्ना चंडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? वो आपसे न्यायाधीश पूछ रहा था, ये मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। रूमा पाल, फातिमा बीबी, लीला सेठ, सैयदा ताहिरा। तो कौन हो जाएगा? लीला सेठ। ये दिल्ली उच्च न्यायालय की, कहाँ की? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश बनने वाली हाईकोर्ट की महिला हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ पाए, ये मुख्य न्यायाधीश, अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछेगा कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ, पहली महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय की तो अन्ना चंडी। ये ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है?
36, 48, 64, कोई सीमा नहीं है। तो देखिए कोई सीमा नहीं है। आपने देखा होगा कि अलग अलग हाई कोर्टों में अलग अलग न्यायाधीशों की संख्या है, तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्न में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, उपयुक्त सभी। तो 5 प्रकार की रिट होती हैं और पांचों रिट मौलिक अधिकार के संबंध में ही जारी की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी की जाती हैं और हाई कोर्ट के भी द्वारा जारी की जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा कि अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख, ये क्या हाई कोर्ट जारी कर सकता है? बिल्कुल जारी कर सकता है, यदि मूल अधिकार से संबंधित मामले में जारी कर सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय इसको 226 अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो बताइए आपको ये पांचों रिट हाई कोर्ट भी 226 के तहत जारी कर सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। उपयुक्त सभी। देखिए ये जो जजमेंट है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अधिकार क्षेत्र के अभाव में भी जारी किया जा सकता है, न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग हुआ है तब भी जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण रिट, अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया जाएगा तब भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जाएगा, और समान न्याय के सिद्धांतों का यदि उल्लंघन किया जाएगा, जो न्यायिक सिद्धांत बनाए गए हैं उससे इतर अगर कोई जजमेंट या फैसला दिया जाएगा तब भी उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो देखिए उच्च न्यायालय का यह संवैधानिक अधिकार भी है, संविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग। देखिए उच्च न्यायालय अपने से निचली अदालतों का कर सकता है परीक्षण, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय। यही सुप्रीम कोर्ट होता तो उच्च न्यायालय का भी वो कर सकता है। ठीक है, अपनी से निचली अदालतों का वो अधीक्षण कर सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है, वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है, भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। तो देखिए वह जिस उच्च न्यायालय में जज रहा हो वहां तो बिल्कुल नहीं कर सकता, वो किसी भी, अगर वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो वो किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है वहां वो जाके वकालत कर सकता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि ये जो बंद है ये असंवैधानिक प्रक्रिया है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, केरल उच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उच्च न्यायालय और मुख्य खंडपीठ दी हुई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ बेंगलुरु में है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ भोपाल में है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जोधपुर में है, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ एर्नाकुलम में है। तो देखिए केरल की तो एर्नाकुलम में है, राजस्थान की जोधपुर में है, कर्नाटक की बेंगलुरु में है, लेकिन जो ये मध्य प्रदेश है इसकी खंडपीठ भोपाल में ना होके
जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो जबलपुर में स्थित है, इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, ये भोपाल में ना होकर जबलपुर में है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश भोपाल ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, वित्तीय आपातकाल में, यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, किसी भी काल में नहीं। देखिए, तो ये वित्तीय आपात जैसी स्थिति में भारत के न्यायाधीशों क्या सभी के वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई है और ना कभी बनी है। तो इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जब वित्तीय आपात जैसी स्थिति होगी तब इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। ठीक है, बढ़ते। अच्छा, ये वित्तीय आपात है कि इसमें 360 में, ये ध्यान रखिएगा। आपातकाल 3 है, 352, 356, 360। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राज्यों के राज्यपाल को। तो किसको करेगा ये? भारत के राष्ट्रपति को। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज है न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। देखिए, 2007 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति थे भारत के, तब उन्होंने एक चलित कोर्ट यानी चलित न्यायालय की व्यवस्था की थी। हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? मानस पुंज पूछ रहा है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2007 में हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? न्यायाधीश पीएन भगवती, न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला, न्यायाधीश एचआर खन्ना, न्यायाधीश वाई के चंद्रचूड़। तो ये जो न्यायाधीश एचआर खन्ना हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी कि राज्यों के उच्च न्यायालय में कम से कम 1/3 सदस्य जो हैं, 1/3 न्यायाधीश, वो दूसरे राज्यों से होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा था कि ये किसकी रिपोर्ट में था? तो ये न्यायाधीश एचआर खन्ना की रिपोर्ट में था। विकल्प सी सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए, 226 के तहत यदि कोई जजमेंट दे दिया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो उच्चतम न्यायालय आपके विकल्प में दिया नहीं है, तो इसलिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। किया जा सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय आपके विकल्प में है नहीं, तो कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2019, 1 अप्रैल 2019, 1 सितंबर 2019, 1 जनवरी 2020। तो देखिए, ये जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, पहले भारत में 24 उच्च न्यायालय थे, लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन किया गया, उससे एक अलग राज्य तेलंगाना बनाया गया। तो जो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय था हैदराबाद, वो तेलंगाना में चला गया। ठीक है, वो तेलंगाना में चला गया। अब आंध्र प्रदेश के लिए एक नए राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अमरावती में की गई। 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? अमरावती में है। जो पहले आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ था? हैदराबाद में था। तब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक स्टेट हुआ करते थे, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को विभाजित कर दिया गया और जो हैदराबाद हाई कोर्ट था वो तेलंगाना के लिए बन गया। तो आंध्र प्रदेश के लिए एक नए हाई कोर्ट का गठन किया गया, 25वां उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को अमरावती में की गई। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, अमरावती, विजयवाड़ा, गंटूर। तो कहाँ है? अमरावती में है। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए पहले एक था दिल्ली के पास, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में 2 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब संघ शासित क्षेत्र है, पूर्ण राज्य का दर्जा उसे समाप्त कर दिया गया। तो इस समय 2 हैं, जम्मू कश्मीर का भी उच्च न्यायालय है और दिल्ली का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2। निम्न में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ये तो उच्चतम न्यायालय देखता है। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ये भी उच्चतम न्यायालय देखता है। राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ये भी उच्चतम न्यायालय देखता है। मूल अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मूल अधिकारों का संरक्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 25वां उच्च न्यायालय है त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो बताइए आपको 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो भारत का 25वां न्यायालय बना। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।